बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है। परीक्षा के दौरान किस प्रकार की तैयारी बेहतर अंक दिलाने में मदद कर सकती है, इसके लिए हमने अनुभवी शिक्षकों से चर्चा की। अनुभवी शिक्षकों का मानना है, सफलता के लिए अनुशासन बेहद आवश्यक है। अगर परीक्षा में टॉप करना है तो साल भर ही नियमित रूप से स्टडी करना जरूरी है। फिर भी अब परीक्षा के दौरान किस तरह पढ़ाई कर अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, इसके लिए विद्यार्थी को चाहिए कि वो गत वर्षों के पेपर्स में आए प्रश्नों को समझे, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट लिखें। परीक्षा में जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझकर याद करें, विषय को रटने के बजाय समझें। इसके अलावा अपनी डाइट में पौष्टिक आहार लें, योग करें। इस प्रकार की तैयारी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहयोग करेगी। तो आइए अनुभवी शिक्षकों से ही समझते हैं परीक्षा में सफलता के टिप्स। नए नए फॉर्मूले हम पढ़ते जाते हैं। एक फॉर्मूला कॉपी हमेशा अपने साथ मेंटेन रखें, जो आगे के सालों तक भी उनको काम आती रहेगी। इसके बाद फिर आप बेसिक से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करते रहें। जब कोई क्वेश्चन में कुछ नया कुछ लगता है कि हाँ यहाँ पर हमें कोई नया फॉर्मूला मिला जो हमको अब तक नहीं पता था, आप उस फॉर्मूला कॉपी में ऐड करते जाएं। एक बार आपके सारे बेसिक क्वेश्चंस हो जाएं, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट सॉल्व करना शुरू करें, जो पिछले सालों में जो पेपर आ चुके हैं। कम से कम 5 पेपर आपको सॉल्व कर लेने चाहिए एग्ज़ाम आने से पहले तक। उसमें और वाले क्वेश्चन भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप और वाले क्वेश्चन को भी साथ में, यानी कि कंप्लीट पेपर को पूरी तरह से सॉल्व करें। बेसिक चीज़ें आप करते जाएं। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप उस क्वेश्चन के लिए आप टीचर को कंसल्ट करें, और कंप्लीट पेपर पूरा सॉल्व होने के बाद उसके बाद फिर आप मॉक पेपर, टेस्ट पेपर होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सैम्पल पेपर्स भेजे हुए होते हैं, उसके बाद आप उनको करें। मतलब पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, उसके बाद जिस साल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल के क्वार्टरली का पेपर, हाफ ईयरली का पेपर और मॉक पेपर, इनकी प्रैक्टिस करें। कमज़ोर बच्चों के लिए मैं भी यही कहूँगा कि पहला तो फार्मूला कॉपी उनकी अच्छे से मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आपको सही फार्मूले पता हैं तो आप कई इतने मार्क्स तो आप 1 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं, उनमें मेनली मैथ्स में फार्मूला बेस्ड चीज़ें होती है। अगर आपकी फार्मूला कॉपी अच्छे से मेंटेन है, फार्मूला अच्छे से आपको याद हैं, टेबल्स याद हैं, आपको क्यूब और स्क्वायर्स याद हैं, तो कमज़ोर बच्चों को भी एक बार अपने बेसिक चीज़ें अगर सब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको फिर क्वेश्चन को पढ़ के आप इतना तो लिख ही देंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर हमने क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इतना भी अगर हम लिखते हैं, डायग्राम बना देते हैं, तो हमको हर क्वेश्चन में कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही। दूसरी, कमज़ोर बच्चों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि किसी भी प्रश्न को पूरी तरह से नहीं छोड़ें। प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ने के बाद उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हमको समझ में आती हैं आप उतना लिख दें। तो हर प्रश्न में अगर हम थोड़े मार्क्स भी गेन करते हैं तो पूरे पेपर में हम इतने मार्क्स तो बिल्कुल ले ही आएंगे कि हमें फेल नहीं होना पड़े। पास होने के लिए हमको कम से कम एक ज़रूरी नंबर मिल जाए। कॉमर्स के स्टूडेंट की यदि बात करें तो उनको सबसे पहले यदि आपको परसेंट भी बनाना है तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनके प्रति ध्यान देना होगा। खास करके यदि कॉमर्स के 5 सब्जेक्ट में बात करें तो कॉमर्स का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप अच्छी मेहनत करके ज़्यादा मार्क ला सकते हैं और परसेंट भी ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट जो हैं वो पूरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उनमें भी आप मेहनत करके एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। यदि अकाउंट्स की बात की जाए तो अकाउंट्स में चैप्टर्स की बात करें तो उसके अंदर शेयर्स और एक डिबेंचर, 2 चैप्टर्स हैं जो अच्छे स्कोरिंग चैप्टर हैं, जो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों के जो पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, उनके प्रैक्टिस करें। साथ ही इसके साथ जो आंसर आप याद करते जा रहे हैं उसके प्रैक्टिस करें, ताकि एक अच्छी खासी स्पीड आप बना सकें। 10th और 12th की जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर करूं सबसे पहले कि थोड़ा सा अभी जो नया हमारा सिलेबस आया है पिछले से 2 साल से CBSE का, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। तो वो ऐसी चीज़ पर फोकस करें जो इजीली स्कोरिंग हो, ज़्यादा इजीली हम इसमें स्कोर कर सके। तो सबसे पहले तो जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, 2 बुक्स चलती हैं, एक मेन टेक्स्ट बुक चलती है और एक सप्लीमेंट्री रीडर चलती है। तो उसमें मेन टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा मार्क्स का आता है और क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी हैं तो उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो मेन टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से करें। सेकेंडली
दूसरी चीज़ राइटिंग कंपोजिशन जो है, राइटिंग कंपोजिशन अच्छे मार्क्स देती है। नोट मेकिंग हो गया और लेटर राइटिंग हो गया, इसके अलावा रिपोर्ट राइटिंग है। 12th क्लास की हम बात करें तो एडवर्टीज़मेंट है और एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्टिंग है। ये सारी चीज़ें जो है वो दे वुड बी बेटर अगर वो इसके हिसाब से ट्राई करते हैं और इसके हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं। सर जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो राइटिंग इज़ रिक्वायर्ड मोर, क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन जनरली याद करने के बाद दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो जितनी ज़्यादा उनकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बार बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे वो, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ है पहले शुरू से। तो इस पर उनको फोकस करना चाहिए। जो भी वो याद करें दे शुड टेक इट इन राइटिंग। इंग्लिश वाले बच्चे तो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो जनरली याद करने से ही उनका काम हो जाता है पूरा, दे डू नॉट रिक्वायर सो मच राइटिंग। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही उसको भूल जाते हैं, कंपोजिशन हो गई या क्वेश्चन आंसर हो गए, तो वो जितना ज़्यादा उस चीज़ को याद करेंगे और लिखेंगे साथ में तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। सर पासिंग मार्क्स के लिए तो ये चीज़ है कि अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स पे हमको फोकस करना है तो एक अनसीन पैसेज का भी फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो उसमें क्वेश्चंस जो रहते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और जनरली आंसर्स उसी में मिल जाते हैं। तो बहुत सारे नेट के ऊपर क्वेश्चन बैंक्स हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक के अंदर भी जो हमको एमपी बोर्ड ने जो दी है क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर भी क्वेश्चन है, पैसेजेस हैं, अनसीन पैसेजेस, नेट पे अनसीन पैसेजेस हैं, सीबीएसई के अनसीन पैसेजेस हैं, उनको लेकर प्रिंट आउट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे उनके लिए, जिनको मेनली पासिंग पे फोकस होना है। सर मेरिट वाले बच्चों के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क जो है वो इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। अगर प्रेजेंटेशन बच्चे का अच्छा नहीं हो, नॉलेज अच्छा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको फिर एवरेज मार्क्स से मिल पाते हैं। वहीं एक एवरेज स्टूडेंट जो एवरेज टाइप के क्वेश्चंस लिखता है लेकिन बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है, हर क्वेश्चन आंसर के बाद लाइन खींचना, साफ़ सुथरी राइटिंग लिखना, ज़्यादा कट्स नहीं हो उसके अंदर, ज़्यादा चीज़ें हमने डिलीट नहीं करी हो, ये सब यूज़ नहीं करा हो, तो प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग के अंदर ये है, या कोई सी भी कंपोजिशन हो, तो वो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिंगल पेज और उसी पेज पे ख़त्म हो जाना चाहिए। कई बच्चे आधा पेज इधर लिखते हैं और आधा पेज उधर लिखते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी कंपोजिशंस होती हैं। नोट मेकिंग भी होता है, नोटिस भी होता है, तो वो दो जगह ना जाए, एक ही जगह हो जाए, एक पेज पर हो जाए। मैं उन सभी प्यारे बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि परीक्षा में भौतिक शास्त्र विषय को के उत्तर लिखने के पहले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से पढ़े, समझने के बाद उसको लिखने की तैयारी करें। लिखते समय मैं चाहूँगा कि 4D इस शब्द का ज़रूर ध्यान रखें। 4D का मतलब है जिसमें पहला जो D है हम डेफिनेशन की ओर इंगित करते हैं, दूसरा जो D है डेरिवेशन की ओर इंगित करते हैं, तीसरा जो D है वो डायग्राम को दर्शाता है, और चौथा जो D है वो डिसिप्लिन के रूप में मैं उसको लेता हूँ। डिसिप्लिन से आशय कि हम कॉपी में कितने सुंदर अनुशासित तरीके से अच्छे अक्षरों में प्रश्न की जो मांग है उसके अनुरूप किस प्रकार से हम अपना उत्तर लिखना चाहेंगे, ताकि जो प्रश्न निर्माण करता है वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है, इन 4D का उपयोग करते हुए हम उस प्रश्न को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं और पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक फिजिक्स की बात है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, झिझके नहीं, और बहुत आसानी से, बहुत आराम से अपने कार्य को अंजाम दें। परीक्षा के पूर्व रिवीजन ज़रूर करें और उसको प्रैक्टिस के रूप में लिख करके देखें। तभी परीक्षा हॉल में जब आप जाओगे तब आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न सामने आया तो जो आपने पढ़ा हुआ है, जो लिख करके तैयारी की है, वो आपको एकदम से याद आ जाएगा और जो प्रश्न आया है उसका उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाने में समर्थ हो पाओगे। जहाँ तक पालकों की बात है, वो बच्चों से अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखें। अपना बच्चा जिस लेवल का है, जिस रूप से उसका माइंडसेट है, जितना उसका IQ है, वही उससे अपेक्षा रखें और तनावग्रस्त और तनाव रहित होकर के परिवार में माहौल बनाए और परीक्षा के लिए उसको तैयारी करने दें। ज़्यादा अपेक्षा रखने से बच्चे मानसिक रूप से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और जो प्रतिस्पर्धा का भाव है वो उनको कुछ
अलग करने के लिए प्रेरित कर जाता है। तो आप सकारात्मक रूप से बच्चों के साथ में रहें, उसको उसका बहुत अच्छा करने दें और परीक्षा में अनावश्यक रूप से उसको तनाव नहीं दें, ताकि बच्चे फिजिक्स के साथ साथ अन्य जो भी विषय है बहुत अच्छा करें और उन्होंने जो सोचा है वो भविष्य में उसकी ओर आकृष्ट रहे और अग्रसर होते रहे। जितने बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, मेरी ओर से उनको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यह ना समझे कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, सरल है और उसको ध्यान ना देते हुए उसको समय कम दें या उस पर अपना फोकस ना करें, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्याकरण है, हिंदी का इतिहास है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अशुद्धियों को दूर से कर सकते हैं। शब्दगत है, मात्रागत है, क्योंकि छोटी छोटी त्रुटियों की ओर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और आगे चलकर यही जो त्रुटियाँ हैं वो उनके अंकों को कम करने में ज़्यादा वो दिक्कत देते हैं। इसलिए छोटी छोटी तैयारी करें। मात्रागत है, अपने वाक्य को जो बनाना है, व्याकरण का पूरा ज्ञान रखें। साथ ही साथ लिखने का जो अभ्यास है, वह लिखने का अभ्यास भी उन बच्चों का कम हो रहा है, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसे हम लिख लेंगे। जब तक वे लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि जब किसी प्रश्न का उत्तर देना है या किसी प्रश्न पर लिखना है, तो जब हमारा अभ्यास होगा लिखने का, तो हम उतने ही समय में और पूरी बात को, अपने उत्तर को, सही उत्तर को उसमें अंकित कर पाएंगे, जो इनके अंकों को बढ़ाने में, अच्छे अंक लाने में सहायक होते हैं। मात्राओं की ज़्यादा त्रुटियां होती हैं, शब्दगत त्रुटियां होती हैं, तो उसके भी अंक कटते हैं। और अभी चूँकि पढ़ने में या बोलने में यदि हम उच्चारण सही नहीं करें तो फिर वह गलतियाँ ज़्यादातर होती हैं। इसलिए सही शब्दों का उच्चारण और सही शब्दों को लिखना बहुत आवश्यक होता है, और जब ये तभी हो पाएगा जब वे बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है, क्योंकि मेहनत और लगन यही सफलता को सदैव कायम रखती है। और एक जीवन में भी सफल होना है तो शॉर्टकट को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि जिस ज्ञान को, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको बढ़ाते जाएं, तो यह ज्ञान हमें सफलता हासिल करने में सहायक होगा। हाँ, ये है कि हम कुछ उन चीज़ों को जो संभावित हैं या जो छोटी हैं या जिसे हम जल्दी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम कम समय में अच्छे नंबर हासिल कर पाएँ। बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। उसके लिए बच्चों को कड़ी मेहनत करना चाहिए और अनुशासन में रहकर अभ्यास करना चाहिए। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छा खेलें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैं सभी बच्चों से यह आग्रह करता हूं कि इस दौरान आप अपना योग जारी रखें। सुबह प्रातः 1 घंटा रोज़ योग करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है कि 5 फरवरी से हमारी 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि सभी बच्चे तनाव मुक्त रहकर परीक्षा दें। दूसरी बात यह है कि परीक्षा के लिए हमको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि जैसे जैसे मैं देखता हूं कि परीक्षाएं आती हैं, बच्चे तनाव में आते जाते हैं, और उसका प्रमुख कारण होता है कि बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं होना। हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस विषय के लिए कितना समय दें, और एक दिन में हमको कम से कम 6 घंटे तो अवश्य पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे 6 विषय होते हैं। अगर हम प्रत्येक विषय के लिए 1 घंटा देंगे तो निश्चित है कि हमारे सारे विषय कंप्लीट होंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी। और एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ऐसे समय पर कि नींद अवश्य पूरी करें। कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चे घबराहट में रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर तनाव है तो सुबह 4 बजे से उठ गए। ऐसा कदापि ना करें। आपकी एक बच्चे के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद अनिवार्य है, और नींद यदि पूरी करेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक बच्चा बहुत अच्छा परीक्षा में करेगा और बहुत अच्छे नंबर भी लाएगा। मैं इसके लिए आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि अभी 12वीं फेल एक मूवी आई है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चे वो देखें, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है असफल हो जाते हैं, वो गलत लाइन पे चले जाते हैं। तो 12वीं फेल उस मूवी को देखना चाहिए कि एक IPS बनने के लिए कितनी बार जो उसका कैरेक्टर है असफल हुआ, लेकिन बाद में उसको सफलता मिली ही मिली।
तो प्रत्येक बच्चे को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि असफलता ही हमारी सफलता की निशानी है। अगर बाई चांस हम कहीं असफल हो गए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आने वाले समय में वो अच्छा कार्य करें और अपने माता पिता का नाम, अपने शिक्षकों का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे। 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहले तो हाल में घुसने के बाद शांति से पेपर प्राप्त करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ें, एक बार 2 बार सारे मन में इस उत्तर इसका सोच लें, कैसे क्या प्लान कर लें, उसको कैसे लिखना है। प्राथमिकता का क्रम ये रखें कि 1 to लास्ट तक उसको करें, मतलब क्रम नहीं बिगड़े, ताकि वो सिस्टमेटिक जांचने में भी सुविधाजनक हो जाता है। फिर भी यदि मान लो क्वेश्चन कोई बाद में ध्यान आता है तो बाद में भी लिख सकते हैं, पर सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव करें। जो अपने को एट ए ग्लांस आ ही रहे हैं सीधे सीधे, उनको ऑब्जेक्टिव को कर लें। जिनमें थोड़ा डाउट है, कन्फ्यूजन है, उनको अभी छोड़ दें, बाद में जब आप कोई दूसरा काम करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। और स्पष्टता रखें कोई भी चीज़ के लिए, और डायग्राम और ये सब चीज़ जो बना रहे हैं वो स्पष्ट हो, साफ हो, और अपना प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिख लिख के अभ्यास करें बच्चे, तो वहाँ भी लिखित कार्य है, लिखित परीक्षा है, इसलिए अच्छे से काम उसका संभव है। बच्चे अक्सर जो है वो किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसको काटते हैं, फिर अथवा वाला करते हैं, फिर अगला करते हैं। इस कारण से कई बार कटी हुई कापियाँ मिलती है। इसमें क्या है, जांचने वाले का थोड़ा ध्यान बटता है और वो मतलब क्लियर नहीं समझ में आता उसको कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है। परंतु यदि कोई चीज़ अपने को नहीं आ रही, मैं बच्चों को भी सुझाव ये देता हूँ, आज भी मेरिटोरियस बच्चे मेरे से मिलने आए थे, तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको वहीं छोड़ दें आप, और जब दूसरी चीज़ करने लग जाएँ, और जब दूसरी तीसरी जब करेंगे तो वो रिमाइंड हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ावा तो है ही सही। फिर उसको अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकेंगे उसको। अभी इन दिनों कम से कम 8 घंटे पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा बाहर टहलना, खूब पानी पीना, घूमना फिरना, और 1-2 छोटे मोटे आधे घंटे के कार्यक्रम टीवी के अपने पसंदीदा हैं वो देखते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है। 5 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। ये समय जो है बच्चों के लिए तनाव का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर तनाव कैसा। यदि हमने पढ़ाई नहीं करी हो तो भी तनाव नहीं होना चाहिए, और उसका एक कारण ये है कि परीक्षाएं कभी भी अंकों के माध्यम से जीती नहीं जाती है, परीक्षाएं ज्ञान के माध्यम से जीती जाती है। परीक्षाओं का मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता का ज्ञान है, ना कि अंकों की लड़ाई। अंक की लड़ाई हमें जब लड़ना चाहिए जब हम कहीं किसी अच्छी जगह जाते हैं। तो बच्चों से मैं यही एक बात कहना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में तनाव ना लेते हुए आनंद के साथ उन परिस्थितियों को जीतने की कोशिश करें जिससे हम डरते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन भी देखते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ आता है कि डर के आगे जीत है। तो डर किस बात का। परीक्षाएं डराने के लिए नहीं होती है, परीक्षाएं तो इसलिए होती है कि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सके बिना तनाव के।